हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और एडवांस्ड अलजेब्रा। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया, दैट इज़ सीरीज़ ऑफ ग्रुप्स। और आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में जॉर्डन होल्डर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जॉर्डन होल्डर थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले जो तीन चीज़ें इस थ्योरम में बहुत कॉमनली यूज़ होंगी वो है कॉम्पोजिशन सीरीज़, नॉर्मल सब ग्रुप एंड मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। इन तीनों की डेफिनेशन मैं अपने पिछले लेक्चर में भी कवर कर चुकी हूँ, बट एक बार फिर से हम लोग इनको गो थ्रू कर लेते हैं बिकॉज इस थ्योरम में ये तीनों टर्म्स बहुत कॉमनली यहाँ पे यूज़ होंगी। सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। अ सब ग्रुप एम ऑफ अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो अगर कोई भी मेरे पास एक ग्रुप जी दिया हुआ है और इसी ग्रुप जी का अगर मेरे पास कोई सब ग्रुप है एम, तो इस सब ग्रुप एम को हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप तब बोलेंगे जब अगर हम लोग जी ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, सब ग्रुप एम में से भी एक एलिमेंट लेते हैं और एक्स एम एक्स इनवर्स इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो भी अगर मेरा सब ग्रुप एम में ही बिलोंग कर रहा है, तब जाके मेरा जो सब ग्रुप एम है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, ग्रुप जी का। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप की। अ नॉर्मल सब ग्रुप एम ऑफ अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप इफ़ एम इज़ नॉट इक्वल्स टू जी। मतलब कोई भी ग्रुप जी है अगर मेरे पास और इसी ग्रुप जी का मैं कोई सब ग्रुप लेती हूँ एम, ठीक है, तो वो सब ग्रुप एम पूरे के पूरे ग्रुप के बराबर नहीं होना चाहिए एंड एन इज़ नॉर्मल इन जी सच दैट जी is a superset of n and n is a superset of m, then either m is equals to n और n is equals to g। तो अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी ग्रुप g है मेरे पास, उसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स नहीं बनेंगे। मतलब अगर मैं सपोज कोई भी g और m में कोई भी एक सब ग्रुप बनाने की कोशिश करती हूँ n, तो वो सब ग्रुप n या तो m के इक्वल आ जाएगा या वो g के इक्वल आ जाएगा। दैट इज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप n ऑफ g कंटेन्स m। कहते ऐसा कोई भी एक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनेगा g का जो कि m को कंटेन करता हो, या तो वो पूरा का पूरा m के इक्वल आ जाएगा या फिर n मेरा पूरे के पूरे ग्रुप के इक्वल आ जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, अब जो तीसरी टर्म हमारी थ्योरम में बहुत यूज़ होगी वो है कॉम्पोजिशन सीरीज़। कि कॉम्पोजिशन सीरीज़ क्या होती है। लेट जी बी अ ग्रुप देन अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इट्स सब ग्रुप्स। ये मेरे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस दी हुई है, हमने जो एच की टर्म्स में कंसीडर की है जी की। इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिशन सीरीज फॉर जी इफ ईच एच आई एक्सेप्ट एच वन इज़ अ मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच आई माइनस वन। तो अगर मेरे पास कोई ये फाइनाइट सीक्वेंस दे रखी है ग्रुप जी की, तो इस फाइनाइट सीक्वेंस को हम लोग कॉम्पोजिशन सीरीज़ तब कहेंगे जब सारे के सारे एच आईज, जितने भी एच आईज है एक्सेप्ट एच वन। क्यों? क्योंकि एच वन तो पूरा का पूरा ग्रुप जी के ही इक्वल है ना, इसीलिए एच वन को छोड़कर बाकी जितने भी एच आई हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप हैं किसके, एच आई माइनस वन के, यानी कि अपने पिछले के। फॉर एग्जाम्पल अगर एच थ्री और एच टू में मैं कोई भी एक सब ग्रुप बनाने की कोशिश करूंगी तो वो पूरा का पूरा सब ग्रुप या तो एच थ्री के इक्वल आ जाएगा या फिर वो एच टू के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता, वो प्रॉपर सब ग्रुप जो कि एच थ्री को कंटेन करता हो। ठीक है, तो इसी की हम लोगों ने एग्जाम्पल भी ली थी कि अगर मैं परमुटेशन ग्रुप लेके चलती हूँ ऑर्डर 3 का और इस परमुटेशन ग्रुप के मैं कोई भी दो सब ग्रुप्स बना लेती हूँ, एक H2 बना लिया और एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया, तो मेरे पास कॉम्पोजिशन सीरीज़ कुछ इस तरीके से आ जाएगी, दैट इज़ GH2 और आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एक चीज़ हमने और देखी थी कि जो कॉम्पोजिशन सीरीज़ होती है वो यूनिक नहीं होती है। मतलब एक ही ग्रुप के मेरे पास एक से ज़्यादा कॉम्पोजिशन सीरीज़ भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये एग्जांपल ली थी। ठीक है, आई होप अब ये तीनों डेफिनेशंस आप लोगों को क्लियर है, बिकॉज अब हम लोग इन्हीं तीन डेफिनेशंस की हेल्प से हमारी जॉर्डन होल्डर थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप देन एनी टू कॉम्पोजिशन सीरीज ऑफ जी आर इक्वलेंट। मेरे पास जी कोई फाइनाइट ग्रुप गिवन है, हमें क्या प्रूव करके देना है कि इसी जी की हम अगर कोई दो कॉम्पोजिशन सीरीज़ बनाते हैं तो वो दोनों की दोनों कॉम्पोजिशन सीरीज़ क्या होंगी, आपस में इक्वलेंट होंगी। हमें ये प्रूव करके देना है। तो इसका जो प्रूफ है हम लोग
मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय अप्लाइंग इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन अप्लाई करेंगे और हमारे इस स्टेटमेंट को प्रूव करके देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हम लेंगे ऑर्डर ऑफ जी को हम लोग क्या करेंगे, एन लेट कर लेंगे। ठीक है, अगर सपोज मैं एन को 2 पुट कर दूँ, लाइक ऑर्डर ऑफ जी मैंने क्या लिया, एन लिया। इफ़ माई एन इज़ 2 देन देयर एग्जिस्ट, ये जो सिंबल होता है ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कॉम्पोजिशन सीरीज विच इज़ दिस वन। मतलब अगर मैं ऑर्डर ऑफ जी ले रही हूँ 2, तो मतलब उसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे, यानी मतलब जी के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है तभी उसका ऑर्डर 2 आया। और उन दोनों में से एक एलिमेंट क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता ही होता है हर ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी और दूसरा हम लोगों ने ए लेट कर लिया। ठीक है, तो अब मेरे पास जो जी है वो या तो जी नॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जी नॉट फर्दर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ गया। और हम लोग इसी आइडेंटिटी एलिमेंट को एच नॉट भी बोल देते होते हैं अपनी साइड से। मतलब ये डिफरेंट नोटेशंस हैं एक ही चीज़ की। ठीक है, देन इट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 2। मतलब अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी 2 है तो मेरे पास एक यूनिक कॉम्पोजिशन सीरीज आ गई ये। ठीक है, अब ये यूनिक कॉम्पोजिशन सीरीज जी नॉट के बराबर भी है और एच नॉट के बराबर भी है, तो इट मीन्स ये दोनों क्या हो गई, इक्वलेंट हो गई। जी नॉट भी आइडेंटिटी के इक्वल है, एच नॉट भी आइडेंटिटी के इक्वल है, तो 2 कॉम्पोजिशन सीरीज बनी और दोनों की दोनों क्या हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। तो मतलब दोनों की दोनों आपस में इक्वल हो गई, तो यूनिक कॉम्पोजिशन सीरीज हो गई। तो ये इक्वलेंट है आपस में, तो मतलब n इक्वल्स टू 2 के लिए तो मेरा ये केस प्रूफ हो गया। अब सेकंड केस इंडक्शन में क्या होता था, हम लोग एक चीज़ n के लिए प्रूफ करते थे, दूसरी चीज़ हम लोग एज्यूम करते थे। तो अब हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट दिस थ्योरम इज़ ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। मतलब सारे के सारे n यानी ऑर्डर ऑफ g अगर n है तो n की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है, क्योंकि 2 के लिए तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, अब 2 से ज़्यादा ले लो। अब हम क्या करेंगे कि जो ये थ्योरम है n की वैल्यू अगर मेरे पास 2 से ग्रेटर है एंड ऑर्डर ऑफ ऑल ग्रुप्स विथ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब n की वैल्यू ले लो 2 से बड़ी, यानी 3, 4, 5, 6 एंड सब अप टू k। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर है और जितने भी g के फर्दर सब ग्रुप्स बने हुए हैं उन सब का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर से लेस है, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या था n। और मैंने जो सीरीज़ बनाई सपोज़ वो है h की टर्म में, मैंने जो फाइनाइट सीक्वेंस बनाया है वो सारा का सारा h की फॉर्म में है, तो उनका ऑर्डर लेस देन होना चाहिए ऑर्डर ऑफ g के। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर 2 कॉम्पोजिशन सीरीज़। ये है हमने 2 कोई कॉम्पोजिशन सीरीज़ ली हैं जो कि सेम ग्रुप की हैं। ठीक है, तभी मैंने इसको इक्वल्स टू जी रखा है। तो पहली कॉम्पोजिशन सीरीज इन टर्म्स ऑफ जी है और सेकंड वाली हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ एच ली है। फर्स्ट को हम लोगों ने 1 मार्क कर लिया और सेकंड को हम लोगों ने 2 मार्क कर लिया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर 2 केसेस। अब अगर देखो हम लोगों ने सबसे पहले प्रूफ किया कि n इक्वल्स टू 2 के लिए, सेकंड हम लोगों ने अज्यूम कर लिया अपनी साइड से कि जो ये थ्योरम है ये ट्रू होगी किसके लिए, अगर मेरे पास n है वो ग्रेटर देन 2 हो, यानी ऑर्डर है जो ग्रुप का वो ग्रेटर देन 2 हो। सेकंड, जितने भी इसके फर्दर सब ग्रुप्स हैं ग्रुप जी के उन सब का भी ऑर्डर लेस देन n होना चाहिए, तो मेरी ये थ्योरम क्या है वो ट्रू होगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने अज्यूम कर ली। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, कोई 2 केसेस एग्जिस्ट करवाएंगे और वो 2 केसेस क्या हैं। पहला केस ये होगा कि मेरा जो G1 है वो H1 के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं ये कंडीशन लेके चलती हूँ कि मेरा जो G1 है वो H1 के इक्वल है, तो हमें प्रूफ करके देना है कि ये दोनों कॉम्पोजिशन सीरीज़ क्या होंगी, आपस में इक्वलेंट होंगी। सेकेंड कंडीशन हमें ये लेके चलनी है कि जो मेरा G1 है वो H1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मेरा G1 H1 के इक्वल नहीं है तब भी हम लोग 2 कॉम्पोजिशन सीरीज़ बनाएंगे और उन दोनों को आपस में इक्वलेंट प्रूफ करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 केसेस हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 की बात करेंगे और केस 1 हमारे पास क्या है कि अगर मेरा G1 H1 के इक्वल है तो मैंने जो ये 2 कॉम्पोजिशन सीरीज़ ली हैं ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वलेंट होनी चाहिए। ठीक है, if G1 is equals to H1, G1 is a proper subgroup of G। मतलब G1 क्या है, मेरे पास प्रॉपर सबग्रुप है G का, यही है यहाँ पे कि G1 क्या है,
वो कंटेन्ड है किसमें, जी में कंटेन्ड है, तो ये प्रॉपरली एक प्रॉपर सब ग्रुप हो गया जी का। सिमिलरली G2 भी इसका प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है। G1 इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G इन कॉम्पोजिशन सीरीज 1। कॉम्पोजिशन सीरीज 1 में जो मेरा G1 है वो एक प्रॉपर सब ग्रुप है G का। देन वी से दैट ऑर्डर ऑफ G1 इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू n। तो हम लोग ये चीज़ सेटिस्फाई करवा सकते हैं कैसे, ये हमारी एजम्पशन से जो हमने यहाँ पे ली है। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन अगर मेरा ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 2 है और मेरे पास जितने भी उसके सब ग्रुप्स बन रहे हैं उन सब का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस है, तो मेरे पास ये थ्योरम सेटिस्फाई करेगी। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ ले ली। इसी एजम्पशन की हेल्प से हम लोग ये चीज़ भी बता सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट 2 कॉम्पोजिशन सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये 2 कॉम्पोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेंगी अब, दैट इज G2 is contained in G1, G3 is contained in G2 एंड सो ऑन। लास्ट एलिमेंट क्या आ गया मेरा, आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड हमने यही केस कंसीडर किया है कि मेरा G1 है वो H1 के इक्वल है, तो मैं अपनी सेकेंड कॉम्पोजिशन सीरीज में ये चीज़ ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज़ G1 इज इक्वल्स टू H1, ठीक है, एंड फर्दर सो ऑन, जो कि बिल्कुल सेम है। और लास्ट एलिमेंट मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया और इसको हम लोगों ने फोर्थ इक्वेशन मार्क कर लिया। देयरफॉर G1 एंड H1 आर इक्वलेंट फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेरे पास G1 और H1 है वो क्या है, आपस में इक्वलेंट है, ठीक है। अब सेकेंड केस कंसीडर करते हैं। सेकेंड केस में क्या है कि अगर मैं अभी तो हमने प्रूव किया G1 और H1 आपस में इक्वल थे। सेकेंड केस क्या है कि अब मेरा जो G1 है वो H1 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में भी हम 2 कॉम्पोजिशन सीरीज लेके चलेंगे जो कि सेम ग्रुप की हैं, ठीक है। फर्स्ट को हम लोगों ने मार्क कर लिया 1 और सेकेंड को हम लोगों ने मार्क कर लिया 2, ठीक है। अब G1 इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, जिसको हम लोग इस तरीके से शॉर्टली डिफाइन कर सकते हैं। जो ट्रायंगल है ये नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल होता है। G1 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का, एंड H1 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई 2 डिफरेंट सब ग्रुप्स हैं और दोनों क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है सेम ग्रुप के, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा उसी सेम ग्रुप का। यानी कि अब G1 मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है G का, H1 मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो G1 H1 यानी इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, जिसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकती हूँ, ठीक है। देन G1 एंड H1 आर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो इससे क्या पता लगता है कि जो G1 और H1 है ये दोनों क्या है, मेरे मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है G के, यानी कि इन दोनों के अलावा इसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं बनेगा। देन G1 H1 या तो G के बराबर आ जाएंगे, या फिर दोनों G1 के इक्वल होंगे, या फिर दोनों के दोनों H1 के इक्वल होंगे। इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं हमारे पास। मोर ओवर G/G1, अब ये क्या आ गया, ये हमारा फैक्टर ग्रुप है। हम लोगों ने क्या किया, इसका फैक्टर ग्रुप बनाया। G1 क्या है, वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फर्दर मेरा जो G है वो किसके इक्वल है, इस G1 H1 के, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है, जो कि किसके आइसोमॉर्फिक है। अब H1/G1 इंटरसेक्शन H1, ये आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाई है हमने यहाँ पे। आपको ये चीज़ एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, G1 इंटरसेक्शन H1 को K1 सपोज कर लेंगे, तो ये चीज़ कुछ इस तरीके से आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब ये तो हम लोगों ने बनाया इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इसी तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी में इसको रिप्रेजेंट करके देना है। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए ये इस तरीके से आ जाएगा, दैट इज़ G/H1। अब G किसके इक्वल था, H1 G1 के, तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, G1/G1 इंटरसेक्शन H1 के। G1 इंटरसेक्शन H1 को हम लोग K2 सपोज कर लेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब G/G1 और G/H1 ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, तो ये दोनों किसके इक्वल है, फर्दर H1/K1, और G/H1 किसके इक्वल आ गया, G1/K2। तो अगर ये दोनों आपस में नॉर्मल है तो ये दोनों भी तो नॉर्मल होंगे, ठीक है। अब
नेक्स्ट, लेट अस कंसीडर अ कॉम्पोजिशन सीरीज फॉर K2। अब हम K2 के लिए एक और कॉम्पोजिशन सीरीज बनाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से होगी, दैट इज K3 इज कंटेन्ड इन K2, K4 इज फर्दर कंटेन्ड इन K3 एंड अप टू Kn। लास्ट एलिमेंट मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, अब देयरफॉर अब G मेरा फर्स्ट एलिमेंट G1 के इक्वल है, G मेरा G1 के इक्वल है, और बाकी हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी सीरीज़ यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे G1 के बाद, और इसको हम लोग मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली जिस तरीके से हमने अब G1 के लिए बनाया H1 के लिए बना दो, G इक्वल्स टू H1 है, और पीछे क्या करो, सारी की सारी ये वाली सीरीज़ एज इट इज़ कॉपी कर दो। जो लास्ट एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लेंगे। देन इक्वेशन नंबर 1 इज अ कॉम्पोजिशन सीरीज इज इक्वलेंट टू थर्ड। अब जो फर्स्ट हमने कंसीडर की थी इक्वेशन, वो इक्वलेंट हो जाएगी किसके, थर्ड के इक्वल आ जाएगी, और जो सेकंड कॉम्पोजिशन सीरीज है वो किसके इक्वलेंट आ जाएगी, फोर्थ के इक्वल आ जाएगी। देयरफॉर जो थर्ड और फोर्थ है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वलेंट हो जाएंगी। ठीक है, ग्रुप फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 आर। अब थर्ड के ग्रुप फैक्टर्स बनाओ, G by G1, G1 by K2, K2 by K3 and up to so on, that is Kn minus 1 by Kn. Similarly इक्वेशन नंबर 4 के लिए बनाओ, that is G by यहाँ पे H1 आएगा, सॉरी G by H1, ठीक है, H1 by K2 then K2 by K3 up to Kn minus 1 by Kn। तो हम लोगों ने इनके फैक्टर ग्रुप्स बना लिए। नाउ बोथ द फैक्टर्स आर आइसोमॉर्फिक इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम अबव। अब ऊपर हमें ये पता लगता है कि जो ग्रुप फैक्टर्स हम लोगों ने बनाए हैं ये आइसोमॉर्फिक हैं बट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि उल्टे ऑर्डर में ये आपस में क्या है, रिवर्स है। देयरफॉर टू कॉम्पोजिशन सीरीज आर इक्वलेंट। तो ये दोनों जो कॉम्पोजिशन सीरीज हम लोगों ने बनाई है ये दोनों क्या होंगी, आपस में इक्वलेंट होंगी, और यही चीज़ हमें प्रूव करके देना था। ठीक है, मतलब अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर मेरे पास कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है और उस फाइनाइट ग्रुप की मेरे पास कोई दो कॉम्पोजिशन सीरीज़ है, तो वो दोनों की दोनों कॉम्पोजिशन सीरीज़ आपस में इक्वलेंट होंगी। हमने ये चीज़ प्रूव की है विद रिस्पेक्ट टू इंडक्शन। हम लोगों ने इंडक्शन अप्लाई की है ग्रुप के ऑर्डर के ऊपर। तो सबसे पहले केस में तो हम लोगों ने G को N ले लिया, यानी मेरा ऑर्डर क्या है, वो 2 हो गया। 2 है तो वो ऑब्वियसली एक यूनिक कॉम्पोजिशन सीरीज़ देगा, तो ये फर्स्ट केस तो यहाँ पे ट्रू हो गया था। सेकंड में हम लोगों ने अजम्पशन की थी कि अगर मेरे पास ग्रुप का ऑर्डर ग्रेटर देन 2 है और G के जितने भी आगे फर्दर सब ग्रुप्स हैं उन सब का ऑर्डर क्या है, वो लेस है ग्रुप के ऑर्डर से, तो ये थ्योरम मेरी वहाँ पे होल्ड करेगी। फिर हम लोगों ने कोई दो कॉम्पोजिशन सीरीज़ बनाई, इन दोनों के बिहाफ पे हम लोगों ने कोई दो केसेस कंसीडर किए। पहला केस ये था कि G1 है वो H1 के इक्वल है, सेकेंड केस था कि G1 मेरा H1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट केस कंसीडर किया कि अगर मेरा G1 H1 के इक्वल है, ठीक है, तो हम लोगों ने वही अजम्पशन जो अभी ली हमने सेकंड पॉइंट में, हमने वो अप्लाई की। ठीक है, वही अजम्पशन अप्लाई की। फिर हम लोगों ने कोई दो कॉम्पोजिशन सीरीज़ और बनाई। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मेरी G1 H1 के इक्वल थी, तो जिससे ये चीज़ कंक्लूड हुई कि मेरे पास जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है, कॉम्पोजिशन सीरीज़ बनाई है, वो क्या है, वो आपस में इक्वलेंट है। फिर हम लोगों ने केस 2 लिया जिसमें G1 मेरा H1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके बेसिस पे भी हम लोगों ने दो कॉम्पोजिशन सीरीज़ बनाई। जो G1 था वो नॉर्मल सब ग्रुप था G का, और H1 भी नॉर्मल सब ग्रुप था G का। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि G1 H1 भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। ठीक है, अब G1 और H1 मेरे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप भी हैं G के, तो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है तो इट मीन्स इनका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि G1 H1 वो G के इक्वल भी होगा और G1 H1 या तो G1 या फिर H1 के इक्वल भी आएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाई जिससे मुझे पता चला कि G बाई G1 वो किसके इक्वल है, H1 बाई K1 के इक्वल है, जो जहाँ पे K1 क्या है वो G1 इंटरसेक्शन H1 को हम लोगों ने सपोज किया। बस इसी तरीके से हम लोगों ने सेकंड H वाली सीरीज़ कॉम्पोजिशन सीरीज़ के लिए भी हमने आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाई, जिसमें से हमने फिर ये चीज़ कंक्लूड की कि G बाई H1 किसके इक्वल है, G1 बाई K2 के, जहाँ पे जो K2 है वो मेरा G1 इंटरसेक्शन H1 है। अब मेरा G बाई G1 और G बाई H1 ये दोनों आपस में नॉर्मल थे और ये दोनों इक्वल किसके आए हैं, H1 बाई K1 और G1 बाई K2 के, तो ये दोनों भी आपस में नॉर्मल हो गए। फिर हम लोगों ने K2 के लिए एक कॉम्पोजिशन सीरीज़ बनाई। अब इस कॉम्पोजिशन सीरीज़ को यूज़ करके हमने थर्ड और फोर्थ सीरीज़ बनाई। ठीक है, फिर इससे कंक्लूड किया कि जो मेरी फर्स्ट कॉम्पोजिशन सीरीज़ थी वो थर्ड के इक्वल है और जो सेकंड वाली कॉम्पोजिशन सीरीज़ थी वो फोर्थ के इक्वल आ गई।
जिससे ये पता चला कि थर्ड और फोर्थ आपस में इक्वलेंट हो जाएंगी। फिर हम लोगों ने थर्ड और फोर्थ के ग्रुप फैक्टर्स बना लिए, ठीक है, और इनके ग्रुप फैक्टर्स बनाने के बाद हमें पता चला कि ये सारे ग्रुप फैक्टर्स क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं रिवर्स ऑर्डर में लेकिन, ठीक है, जिससे ये चीज़ कंक्लूड हो गई कि ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, दोनों सीरीज़ क्या आपस में इक्वलेंट है, ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रूव करके देनी थी इस थ्योरम में।